आम रिटेल इन्वेस्टर हैं जो हमारा दर्शक, उन्हें माइक्रो भी समझ में नहीं आता, वो तो और ज़्यादा मुश्किल काम है कि कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का मैनेजमेंट, गवर्नेंस, ये वो बिजनेस मॉडल, वो अपनी जगह है। लेकिन मुझे एज ए रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में उतरना है, मुझे मैक्रो फैक्टर्स क्या देखने हैं, इकोनॉमी और देश के बारे में क्या देखना है, पहली चीज़। और अगर मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहली मैं बात करूँगा एडम स्मिथ के बारे में, जो सब जानते हैं, इकोनॉमिस्ट थे विक्टोरियन एज के, और उन्होंने एक बुक लिखी है, इनफैक्ट उन्होंने 2 बुक लिखी है। द थियोरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, जो उन्होंने 1759 में लिखी थी, और उसके 11 या 12 साल के बाद द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिस बुक के लिए वो बड़े प्रख्यात हुए, वेल्थ ऑफ नेशंस बुक। थियोरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स बड़े पढ़ने लायक है, क्योंकि वो फ्रेमवर्क था वेल्थ ऑफ नेशंस का। तो कैसे देश, नेशंस का वेल्थ क्रिएशन होता है। अगर हमारा देश वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएगा तो आपको इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। तो ये सबसे बड़ी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए, वहाँ से शुरू हुआ इंडिया का बुल मार्केट। ऊपर नीचे चढ़ाव तो हुए, लेकिन वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि हमारा जो मैक्रो था वो फाइनली प्ले में आ गया। तो एडम स्मिथ ने बोले 4 चीज़ पे ध्यान रखना है। पहले कि आपके पास पॉपुलेशन होना चाहिए, लोग होने चाहिए। अगर लोग नहीं है तो इकोनॉमी प्रॉस्पर नहीं कर सकती है। इंडिया का बड़ा टिक होता है, मतलब हमारे पास जरूरत से ज़्यादा है। फिर होनी चाहिए दूसरी बात, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब लोग तो है, लेकिन अगर वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो आपको कंज्यूमर्स चाहिए। तो इंडिया को उसमें भी बड़ा टिक मारता है। और हमारे पास बड़े बड़े वैरायटी है कंज्यूमर्स के। हमारे पास BMW गाड़ी खरीदने वाले भी है और साइकिल खरीदने वाले भी है। एब्सोल्युटली। ऐसा माहौल कहीं नहीं है दुनिया में। सब तरह के मिलेंगे आपको। सब तरह के मिलेंगे, सब लेवल्स पे कंजम्पशन है। राइट। तीसरा, आपको एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। अरे जबरदस्त, खून में है हमारे। हाँ, तो हमारे यहाँ वो और चौथी चीज उन्होंने कही थी इनोवेशन। वहाँ पे मुझे आधा टिक मारता हूँ, 3.5 है हमारे 4 में। और इनोवेशन बढ़ रहा है, लेकिन इनोवेशन को और करने की ज़रूरत है। तो ये बात हुई एडम स्मिथ के फ्रेमवर्क के बारे में, और इंडिया इज़ वेल पोजीशन। अब मैक्रो में ऐसा है कि अगर आप देखो कंपनी की जो रेवेन्यू है, उसके जो फर्स्ट फैक्टर है वो है कि आपका GDP ग्रोथ क्या है, आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है। तो वो एक फैक्टर आपका हुआ। फिर दूसरी बात है, आपने रेवेन्यू बना दी, अब उसमें मार्जिन बनाना है, क्योंकि प्रॉफिट होता है मार्जिन इनटू रेवेन्यू। अगर मार्जिन 0 है, रेवेन्यू आप कुछ भी लिख दो, प्रॉफिट नहीं बनता है। तो मार्जिन बनाना है। अब अगर आप नीचे से ऊपर आओगे तो मार्जिन कैसे बनता है? आपने कुछ बेचा, उसका खर्चा हुआ, उसका जो फर्क है वो आपका मार्जिन हुआ। ऊपर से नीचे आते तो कैसे बनता है मार्जिन? ऊपर से नीचे आते तो मार्जिन बनता है इन्वेस्टमेंट रेट से। अगर देश का इन्वेस्टमेंट साइकिल ऊपर जा रहा है तो मार्जिन ऊपर जाते हैं, अगर से इन्वेस्टमेंट साइकिल नीचे जाता है तो मार्जिन नीचे जाते हैं। तो दूसरी बात जो देखनी है वो है आपका इन्वेस्टमेंट साइकिल। अब देखो, आप पिछले 10 साल से इन्वेस्टमेंट साइकिल इंडिया की लगातार नीचे जा रही थी। राइट। तो मार्जिन भी नीचे जा रहे थे। अब ये अगर टर्न हुआ तो आपका मार्जिन साइकिल भी टर्न होगा। ओके। अब दूसरी एक बात होती है कि कॉर्पोरेट टैक्स कट, वो कभी कभी होता है कि टैक्स कट हो जाती है, जैसे हुई है अभी 3-4 महीने पहले, तो वो बड़ा मार्जिन को लिफ्ट दे देता है, लेकिन वो पॉलिसी के हिसाब से आता है, वो मैक्रो फैक्टर नहीं है। ओके। फिर तीसरी बात है कि क्या होता है कि हर एक कंपनी कर्जा लेती है, तो जो ब्याज का दर है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। और ब्याज के दर से 2-3 चीज़ें और तय होती है। पहले की बात यह है कि क्रेडिट ग्रोथ कितना है, तो कितना कंपनीज कितना बोरो कर रहा कहते हैं, वो डिटर्मिन होते हैं कि कितने ब्याज के दर। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर है तो कम करेंगे, नीचे हैं तो ज़्यादा करेंगे। और ये सब महंगाई के दर की तुलना में है। एब्सोल्यूट बेसिस पे 9% इंटरेस्ट रेट्स में नॉट बी हाई। अगर इन्फ्लेशन 11 है तो 9 लो हो गया, क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट है रियल रेट का, मतलब ब्याज का दर माइनस इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का दर। अगर वो नेगेटिव है तो मतलब ब्याज का दर कम है। सही। आज इंडिया में अगर वो आज बहुत समय से पॉजिटिव चल रहा है तो ब्याज का दर थोड़ा ऊपर है। तो वो तीसरी बात हो गई कि मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो अपने बैलेंस शीट के साथ क्या कर रही है। अगर वो बैलेंस शीट को एक्सपेंड कर रही है तो लिक्विडिटी अच्छी रहेगी और आपको ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, जैसे अब कर रही है। ओके, ये बड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन आरबीआई क्या कर रही है कि जो
लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उसको बेच रही है, सॉरी खरीद रही है, और जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड है उसको बेच रही है। राइट। ओके, वो यील्ड कर्व को फ्लैटन करना चाहती है, वो अपने बैलेंस शीट को एक्सपैंड कर रही है, तो बड़ा लिक्विडिटी का अच्छा माहौल है, तो इवेंचुअली इसमें आपको शेयर बाजार में तेजी आएगी। ओके। तो ये तीसरी बात हुई। और चौथी बात ये है जो पॉलिसी है कि सरकार की पॉलिसी क्या है, राइट? सरकार क्या कर रही है, सरकार इन्वेस्टमेंट्स को धक्का दे रही है कि नहीं, सरकार कंजम्पशन को धक्का दे रही है कि नहीं। सरकार के पास बहुत सारे टूल्स हैं, तो जैसे हमने देखा था 2006 में नरेगा आ गया था, मनरेगा। तो मनरेगा से क्या हुआ कि जो रूरल वेजेस थे उसमें बड़ा ऊपर गया, रूरल वेजेस बड़े तेजी से निकल गए आगे, तो उसमें कंजम्पशन में तेजी आ गई, लेकिन उसके बाद इन्फ्लेशन आ गया और शेयर मार्केट नीचे आ गया। तो सरकार की क्या पॉलिसी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज सरकार कर रही है प्राइवेटाइज, वो शेयर मार्केट के लिए अच्छा है। आज सरकार कर रही है कॉर्पोरेट टैक्स कट, वो भी शेयर बाजार के लिए अच्छा है। तो जो काम कर रही है सरकार उस पर आपको ध्यान देना है। तो ये चार चीज मेरे हिसाब से, ओवरऑल ग्रोथ क्या है, इन्वेस्टमेंट साइकिल कहाँ है, आरबीआई की पॉलिसी कहाँ है और सरकार की पॉलिसी कहाँ है, ये चार चीज को अगर मैंने बड़ी सिंपल टर्म हाँ, एकदम समझ में आ गया। बहुत सारा और भी होता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं, ये चार चीज पे आप अगर आप ध्यान देते हो तो ठीक है।